हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 22 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 22 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस स्पेशल चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कल के वीडियो और ऑडियो दोनों में ही प्रॉब्लम थी। आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई वीडियो को देखने में, लेकिन आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो गो इलेक्ट्रिक अभियान, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। ये कौन है? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अब ये है क्या गो इलेक्ट्रिक अभियान? तो यदि एक लाइन में इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फ़ायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रिक कुकिंग कहने का मतलब ये है कि कभी ना कभी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खाना ज़रूर बनाया होगा, इंडक्शन वगैरह में, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है। और जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ेगा तो भारत में इसका उत्पादन भी बढ़ेगा। और ख़ास बात यह है कि इलेक्ट्रिक चीज़ों से खाना बनाने के दौरान, मतलब कि इससे प्रदूषण नहीं होता। आप सभी जानते हैं प्रदूषण नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड में खाना पक जाता है। और यदि कृषि क्षेत्र में भी यदि देखा जाए तो जो बायोमास और कृषि से अपशिष्ट निकलते हैं, उससे हरित ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के भारत का फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए, मतलब कि जीवाश्म ईंधन के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए, इसके एक ऑप्शन के रूप में गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। अब इसका क्या पर्पस है और इसके क्या लाभ हैं, ये सब आप लोगों को पीडीएफ में एज इट इज मिल जाएगा। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब ये पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक तरीके से अलग हो गया था। लेकिन अब यहाँ जो बाइडेन की सरकार आ चुकी है, जिसके बाद से अब जो अमेरिका है, इसने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक रूप से शामिल होने की घोषणा कर दी है। घोषणा नहीं की है, एक्चुअल में ये शामिल हो चुका है। अब ये जलवायु परिवर्तन क्या होते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंजेस। तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जलवायु परिवर्तन जो होता है ये धीमी गति से होता है। जैसे कि हम यदि मौसम की बात करें तो दिन में मौसम कई बार बदलते रहता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन धीमी गति से होता है। इसे हम फील भी नहीं कर पाते और काफ़ी लंबे समय बाद इसका पता चल पाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक दीर्घकालीन अवस्था है। तो जलवायु परिवर्तन और उसके निगेटिव इफेक्ट से, यानी कि नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए 2015 में दुनिया के लगभग सभी देशों के द्वारा पेरिस जलवायु समझौता अपनाया गया था, क्योंकि 2015 में ही हुआ था COP21, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कहाँ हुआ था? पेरिस में। और देखिए, ये जो पेरिस जलवायु समझौता है ये कब अपनाया गया था और इसका क्या पर्पस था, ये सभी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जैसे ये पेरिस जलवायु समझौता है, ये किस लिए हुआ था? जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए। कुछ ऐसा ही आप लोगों को यदि याद आ रहा होगा तो एक और है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या है? तो देखिए, ये दोनों ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है? तो देखिए, जो पेरिस जलवायु समझौता है ये विकसित, अविकसित और अल्प विकसित देशों के द्वारा अपनाया गया है, जबकि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि जापान में 1997 में अपनाया गया था, इसमें केवल विकसित देश ही इसका हिस्सा हैं। तो ये डिफरेंस है पेरिस जलवायु समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल में। अब इसमें शामिल हो चुका है अमेरिका, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिका से रिलेटेड तो सारे फैक्ट हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं। आज के इस मैप के थ्रू हम अमेरिका की इम्पॉर्टेंट रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर, इसका नाम क्या है? मिसिसिपी मिसौरी रिवर। पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो ये है चौथी सबसे लंबी रिवर। पहली है नील रिवर, दूसरी है अमेजॉन रिवर, तीसरी है चाइना की यांगची रिवर और चौथी है मिसिसिपी मिसौरी रिवर, जो कि दो नदियों का कॉम्बिनेशन है, मिसिसिपी और मिसौरी। जो मिसिसिपी रिवर है इसका उद्गम इटास्का झील से होता है और ये सेंट लुइस में मिसौरी के साथ मिलकर के बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है।
फिर यहाँ की दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स को अटलांटिक सागर से मतलब कि अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है सेंट लॉरेंस रिवर। फिर यहाँ की तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है मैकेंजे रिवर। मैकेंजे रिवर जो कि कनाडा की सबसे लंबी रिवर है। अच्छा, कनाडा में ही एक झील है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर झील, जो कि ताजे पानी की झील है। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर हम डिस्कस करें तो ये है हडसन रिवर। जो न्यूयॉर्क है ये इसी हडसन रिवर के किनारे बसा हुआ है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है रियो ग्रांडे रिवर, जो यूएसए है और मैक्सिको है, इन दोनों के ही बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है रियो ग्रांडे रिवर। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 के ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 2020 का ये जो टोक्यो ओलंपिक होना था, कोरोना के कारण ये पोस्टपोन्ड होकर के इस साल हो रहा है, मतलब कि 2021 में। और इसी के संचालन समिति का अध्यक्ष ये बनाए गए हैं सिको हाशिमोतो। सिको हाशिमोतो जो कि बिलोंग करते हैं जापान से। अब देखिए, ओलंपिक की यहाँ बात की जा रही है तो दो तरह के ओलंपिक होते हैं, एक है समर ओलंपिक और दूसरा है विंटर ओलंपिक। अभी कौन सा होना है? समर ओलंपिक। तो ये 2020 का समर ओलंपिक है जो कि अब हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जापान की कैपिटल टोक्यो में। फिर इससे जो नेक्स्ट होगा 4 साल बाद होता है 2024 में, तो ये होगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। अब यदि हम बात करें विंटर ओलंपिक की, तो जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक होना है ये होना है 2022 में, और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? चाइना की कैपिटल बीजिंग में। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, तो ये आयोजित किया जाएगा इटली में। अब यहाँ हम ओलंपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्थित है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में। कुछ जीके के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे 1896 में, और ओलंपिक खेलों में शुभंकर की प्रथा की शुरुआत 1968 के मैक्सिको सिटी के ओलंपिक से हुई थी। शुभंकर की प्रथा मतलब कि जो मस्कट होते हैं हर ओलंपिक में, इसकी शुरुआत 1968 से की गई थी। अच्छा, यहाँ से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। इस साल का ये जो टोक्यो ओलंपिक होना है, इसका क्या मस्कट है यानी कि शुभंकर? तो ये है मिराई तोवा और सोमाइटी। फिर ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी ये 1900 से शुरू हुई थी, और जो मसाल जलाते हैं ओलंपिक में, मसाल जलाने की शुरुआत 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई थी। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये जीत ली है मनिका बत्रा ने। मनिका बत्रा ने रीथ ऋषिया को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है, और ये मनिका बत्रा का दूसरा राष्ट्रीय खिताब है। 2015 में हैदराबाद में इन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था, और ये है अब इनका दूसरा राष्ट्रीय खिताब। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया था, और यही जीत ली है मनिका बत्रा ने। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो पीवी सिंधु ये किस खेल से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। यदि हम बात करें साइना नेहवाल की, तो ये भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने लास्ट ईयर ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए, निराश्रित मतलब कि जिनका कोई सहारा नहीं है, इनके लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन की शुरुआत की है? तो कहाँ चुनाव हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल में। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड कराने के लिए माँ कैंटीन की शुरुआत की गई है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें कि 15 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें कि व्यक्ति को इस कैंटीन में केवल 5 रुपये पेमेंट ही करना होगा। और इसी अभियान की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की थी इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत 8 रुपये में भोजन दिया जा रहा था। झारखंड के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम था दाल भात योजना, जिसमें कि 5 रुपये में गरीबों को भोजन दिया जा रहा था। जबकि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट 10 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन दे रही थी। कौन सा देश अमेरिका के साथ मिलकर के एरो-4 नामक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है? तो हाल ही में जो इजराइल है, इसने ये घोषणा की है
कि वह अमेरिका के साथ मिलकर के एरोफोर नामक एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। अब मैंने आप लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल बताई है, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल बताई है, क्रूज़ मिसाइल बताई है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये क्या होती हैं? तो जैसे कि ये है मिसाइल और ये है टारगेट। तो ये कुछ इस तरह से जा कर के टारगेट को भेदता है, मतलब कि सरफेस टू सरफेस वॉर करता है। ये एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है। भारत में इसका एग्जाम्पल है पृथ्वी मिसाइल। फिर दूसरा है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। ये कैसे वॉर करती है? जैसे कि ये है मिसाइल और ये कुछ इस तरह से जाकर के हवा में अपने टारगेट को भेदता है। भारत में सेमी बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल क्या है? तो ये है आकाश मिसाइल, जो कि चर्चे में रही है, और ये है सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल। फिर तीसरा है क्रूज़ मिसाइल। ये है मिसाइल और ये है टारगेट। तो ये कुछ इस तरह से समानांतर जा कर के वॉर करती है। भारत में क्रूज़ मिसाइल का एग्जाम्पल क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये 3 मिसाइलें हमने डिस्कस कर ली, बैलिस्टिक, सेमी बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल। अब यहाँ एक और नया टर्म है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इससे आप क्या समझते हैं? जैसे कि ये डेवलप करने जा रहा है इजराइल। तो मान लीजिए ये है इजराइल कंट्री, इस पर यदि कोई दूसरी कंट्री वॉर करेगी, मतलब कि दूसरी कंट्री ने इस पर हमला करने के लिए कुछ इस तरह से अपनी मिसाइल छोड़ी है, तो इसके विरोध में, मतलब कि अपने बचाव के लिए इजराइल भी तो कोई ना कोई मिसाइल छोड़ेगा ही। तो आप इसे कह सकते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी सेप्टर मिसाइल। इसका नाम है एरोफोर, जो कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के डेवलप करने जा रहा है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है इजराइल की लोकेशन, जो कि मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। इसकी कैपिटल है येरूशलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। यदि आप मैप में थोड़ा और डीप में देखेंगे तो इजराइल, इसकी सीमा मेडिटेरियन सी से लग रही है। इधर है रेड सी, यानी कि लाल सागर। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी, इन दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इजराइल, और ये जो आप देख रहे हैं जॉर्डन, तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा में ही स्थित है मृत सागर, यानी कि डेड सी। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इजराइल, ये है सीरिया। कुछ यहाँ पास आप देख सकते हैं गोलन की पहाड़ियाँ, यानी कि गोलन हाइट्स, जो कि स्थित है सीरिया और इजराइल के बीच। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है संविधान के आर्टिकल 72 में, जो कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा है। और क्यों चर्चे में रहा है? तो एक नाम आप लोगों ने सुना होगा शबनम का। शबनम जो कि स्वतंत्रता की, यानी कि स्वतंत्र भारत की ऐसी पहली महिला बनने जा रही हैं जिन्हें कि फांसी की सज़ा होनी है, ये लगभग तय हो चुका है। तो इन्हीं के मैटर के बाद, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति के पास अर्जी दी थी कि इनकी मृत्युदंड की जो सज़ा है इसे कम किया जाए या माफ़ किया जाए, जिसे कि राष्ट्रपति के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद ये आर्टिकल 72 ये चर्चे में आया है। तो देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान के संदर्भ में यदि देखा जाए तो 5 तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये है कि जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा मिली है उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, यानी कि माफ़ कर सकते हैं ज़ीरो करके या अयोग्यता माफ़ करके। दूसरा है लघुकरण करना। ये क्या होता है? तो इसमें राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं प्रकृति में परिवर्तन करके। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा मिली है तो इसकी प्रकृति बदल दी जाए, मतलब कि मृत्युदंड ना दे करके इसकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, तो सज़ा कम हो गई और प्रकृति में भी परिवर्तन हो गया। फिर तीसरा है परिहार करना, जिसमें कि व्यक्ति की सज़ा तो कम की जाएगी लेकिन प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए 2 साल का कारावास हुआ है, तो राष्ट्रपति इसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, जैसे कि इसे घटा करके 1 साल कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति वही रहेगी। जैसे कि कारावास है तो ये कारावास ही इसे भुगतना होगा। फिर चौथा है निलंबन। निलंबन की स्थिति में जो राष्ट्रपति है ये बिना किसी कारण के व्यक्ति की सज़ा को रोक सकते हैं, जबकि जो प्रविलंबन है इसमें राष्ट्रपति किसी ठोस कारण की वजह से व्यक्ति की सज़ा को रोक सकते हैं। ठोस कारण जैसे कि मान लीजिए शारीरिक अपंगता या महिलाओं को गर्भ अवस्था की अवधि, इन सभी के दौरान किसी ठोस कारण से उस व्यक्ति की सज़ा को रोका जा सकता है। तो यही है प्रमुख राष्ट्रपति की, मतलब कि क्षमादान के संदर्भ में प्राप्त 5 शक्तियाँ। अब यदि हम अदर आर्टिकल को डिस्कस करें जो कि राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के बीच राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है।
तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 52। इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत में ये जो राष्ट्रपति का पद है ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है, लेकिन इसकी जो संवैधानिक स्थिति है ये ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य है, क्योंकि भारत का औपचारिक प्रमुख होता है। यदि हम बात करें आर्टिकल 54 की, आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में, और ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और यूटी में दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। यदि हम बात करें आर्टिकल 61 की, आर्टिकल 61 में इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग ये क्या होता है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। तो महाभियोग इसका वर्णन है आर्टिकल 61 में। साथ ही आप एक एडिशनल बात याद रखेंगे कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग नहीं लाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष ये कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, अजय मल्होत्रा। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। यदि हम बेसिक समझें कि मानव अधिकार ये क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि ऐसे अधिकार जो कि व्यक्ति को मानव होने के नाते मिले हैं, ताकि उन अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके और वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके, यही होते हैं मानव अधिकार। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय मल्होत्रा। इसका जो गठन है ये वर्ष 2006 में किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एडिशनल तौर पर आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर 2020 को ये जो मानव अधिकार दिवस मनाया गया इसकी थीम थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो अमेरिका है इसने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में फिर से शामिल होने की भी घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो ये वुमन सिंगल का टाइटल ये जीत लिया है जापान की नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका इन्होंने हराया है यूएसए की जेनिफर ब्रेडी को। तो आप इमेज में देख सकते हैं यही है नाओमी ओसाका, जो कि बिलोंग करती हैं जापान से। ये इनका चौथा ग्रैंड स्लैम है और ये खिताब जीतने के बाद ये वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गई हैं, जो कि पहले थी तीसरे स्थान पर। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो आप सभी जानते हैं एक साल में कुल 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि होता है जनवरी फरवरी के महीने में, फ्रेंच ओपन मई जून, विंबलडन जून जुलाई, और यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर के महीने में। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन यही है जो कि खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन ओपन ये घास के मैदान यानी कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ये है विंबलडन ओपन। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है जम्मू कश्मीर में। अब ये है क्या, ई कुबेर भुगतान प्रणाली, तो देखिए जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने जम्मू कश्मीर में इस ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और जितने भी सरकारी पेमेंट हैं ये आरबीआई के ई कुबेर के माध्यम से ही किए जाएंगे, और इसी की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर में। अब यदि मैं आप लोगों को जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, तो हाल ही में यहाँ जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 100 फीट ऊंचा इंडियन फ्लैग स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला इग्लू कैफ़े, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये भी ओपन किया गया है जम्मू कश्मीर में। और 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बन गई हैं, इनका नाम है साइमा उमैद। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था प्रीति सिन्हा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यू चीज़ें की हैं वीडियो में, तो ये आप लोगों को कैसे लगा है, आप लोगों का जो भी रिव्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।